डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मेरी मौजूदगी है, लेकिन दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है, बदजुबानी तकाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चला है, तीसरे चरण की लड़ाई है, लेकिन डीप फेक वीडियो का मामला गर्मा गया है। गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की धरपकड़ की कार्रवाई लगातार तेज है। असम से 1 और गुजरात से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गुजरात में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक जिग्नेश मेवाणी जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका पीए गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह से एक आम आदमी पार्टी का नेता भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ लगातार इस पूरे मामले में चल रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज प्रेस वार्ता में ये बात साफ साफ कही गई कि हताशा में कांग्रेस पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का फेक गलत वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये सब कुछ इस बात का नतीजा है क्योंकि 2 चरणों की चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को अपनी हताशा चारों तरफ दिखाई दी जा रही है और इसी वजह से निराशा में उठाया गया ये कदम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने दौर की सबसे बुरी स्थिति में आ चुकी है। इस वजह से गलत वीडियो का सहारा लेकर उनको बदनाम किए जाने की साजिश रची जा रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा वीडियो का मामला ये है ओबीसी SC ST आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें बताया गया है कि सरकार अगर आएगी बीजेपी की तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि इस तरह का कोई वीडियो या फिर कोई भाषण अमित शाह की ओर से नहीं दिया गया। काट छाट कर बनाए गए इस वीडियो को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए वार कर रही है। दोनों ही तरफ के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले 2019 के चुनाव में बीजेपी को 58%, कांग्रेस पार्टी को 18% ओबीसी के वोट मिले थे। तो ये क्या सारी की सारी जंग उसी ओबीसी वोट को अपने पाले में करने की है। 2024 की ये लड़ाई कहां तक आएगी? आरक्षण को खत्म कौन करना चाहता है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन आज पूरे दिन इस मसले को लेकर किस तरह से देश की सियासत गरमाई रही उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। इस चुनाव में फर्जी वीडियो पर एक बड़ी चुनावी फाइट चालू है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों की धरपकड़ चालू है, दूसरी ओर अमित शाह ने असली और नकली वीडियो दिखाकर कांग्रेस के ऊपर फर्जी वीडियो बनाने के कारनामे करने का आरोप लगाया। ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC ST और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। तो देश की जनता को इतने कहूंगा, सावधान हो जाइए। ये कांग्रेस है, झूठ भी खूब खुलकर बोलती है और डीप फेक में भी इनका नाम खुलकर आता है। राहुल गांधी के कितने वीडियो इन्होंने काट छाट के रोज करते हैं, इनका काम ही है, पूरा कैबिनेट यही काम करता है। ये किस तरह की बात है कि साहब पुलिस भेज देंगे? क्यों पुलिस भेज देंगे? और पुलिस का किस्सा तो ऐसा है कि अमित शाह के फर्जी वीडियो पर देश भर में पुलिस का एक्शन चालू है। पहले असम से एक गिरफ्तारी के बाद अब 2 आरोपियों को गुजरात साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए संतेश बंसोला है और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता RB बैरिया। हमने एक FIR नोंधी है जिसमें सेक्शन 505A 1B
469, 153A और IT एक्ट के हेठड़ ये गुना नोंधा है। उसमें मुख्य 2 आरोपी हैं जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जिग्नेश मेवाणी कह रहे हैं कि पुलिस ने चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जानबूझकर चुनिंदा कार्रवाई की है। ऑफ कोर्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, दूसरी ओर बीजेपी के फर्जी वीडियो पर चुप्पी साधने के आरोप भी लगा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर फर्जी वीडियो और डीप फेक को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है। दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई जब 400 पार वाले नारे को लेकर संविधान बदलने की बात पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने कहा कि संविधान बदलकर बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक से आंध्र तक संविधान के खिलाफ धर्म पर आरक्षण भी दे दिया है। तब कांग्रेस के समर्थक नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का एक वीडियो प्रचारित करके बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू किया। अब एक तरफ फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ संविधान और आरक्षण के नाम पर सियासत। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि डीप फेक वीडियो के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जिन पार्टियों की ओर से की जा रही है, क्या उस पर लगाम लगेगी? बीजेपी के अपने आरोप है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी के इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करने के लिए तीसरे चरण में जाएगी? और आरक्षण को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि इसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आशुतोष जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आशुतोष जी आज आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी गुजरात से, एक की असम से, जिन 2 की गिरफ्तारी हुई है उनमें जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पीए भी है गुजरात से जिसकी गिरफ्तारी हुई है गृह मंत्री के वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से समाज में सर्कुलेट करने के लिए। ये गलत परिपाटी की शुरुआत है। इस पूरे मामले में बीजेपी का यह कहना है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद जब चारों तरफ कांग्रेस के लिए हताशा और निराशा है, तब अब डीप फेक का सहारा पार्टी को लेना पड़ रहा है। चित्रा त्रिपाठी, चुनाव के दौरान जिस तरीके से काट छाट के वीडियो प्रचारित किए जाते हैं, अगर इस पर कार्रवाई होने लगे तो किसी पार्टी का कोई भी नेता बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा धंधा है जो पिछले 5-7 सालों से जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। और चुनाव के दौरान अगर इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री को नोटिस दिया जाएगा कि आप हाजिर हो जाइए और हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं कोई पुलिस, तो कल कोई देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी किसी तरीके कोई आरोप लगा के वहां पुलिस भेजेगा और कहेगा कि आपको हम बुलाना चाहता है, फला तारीख को हाजिर हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चुनाव लड़ने की कोई कोशिश होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे बहुत सारे इस देश के अंदर है, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उन मुद्दों पे जो जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है। ये चुनाव के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के कुछ बहुत ज्यादा हासिल होने वाला भी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं। और जनता इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझती है कि कौन लोग हैं जो अभी तक फर्जी वीडियो चलाते थे, फर्जी वीडियो के आधार पर लोगों का मन बदलने की कोशिश करते थे, और वो कौन सी पार्टी थी और कौन सी सरकार थी, ये सबको मालूम है इसमें। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर होगा, मुझे इसमें कोई किसी तरीके की कोई ना तो गंभीरता नजर आती है, ना ही किसी तरीके की कोई सीरियसनेस नजर आती है।
लेकिन मुद्दा अगर सामान्य हो और इस तरह के फेक वीडियोस बनाए जाए तो एक अलहदा बात हो सकती है। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं, हम लोगों के न जाने कितने डीप फेक वीडियोस इस तरह के बने हुए हैं, गलत न्यूज पढ़ते हुए, जिसको लेकर हमारे चैनल की ओर से एक्शन भी, लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बात जब आरक्षण को लेकर हो कि गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर आ जाएगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। आरक्षण कितना संवेदनशील इस देश का मुद्दा है ये बताने की जरूरत नहीं है, और उस मुद्दे पर जब गलत वीडियो बनाकर प्रचारित किया जाएगा तो मामला बेहद गंभीर और बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी भी तो इसी तरह का वीडियो राहुल गांधी के खिलाफ बनाती रही है, तो आज जब उनके नेताओं के खिलाफ ये इस तरह के वीडियोस प्रसारित हो रहे हैं तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? आप लोगों के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। देखिए, हमारे पर ये बेतुके आरोप जरूर लगाते होंगे, मैं तो हकीकत पेश कर रहा हूं। अभी गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, 2 वीडियो दिखाए, एक फेक और एक असली, और उस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस पूरे तरह से एक्सपोज हो गई। कांग्रेस के हैंडल से हुआ है चित्रा जी, कांग्रेस के हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। किसी राजनीतिक पार्टी के हैंडल से फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो जो है अगर ट्वीट होता है तो उसका मतलब आप समझ सकती हैं कि वो पार्टी मुद्दाहीन पार्टी है, उस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, उस पार्टी के पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, उस पार्टी को सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं, वो जमीन में उनकी पकड़ खत्म हो गई है, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से लोगों के मन में कुछ ना कुछ गलत बातें बैठाने की कोशिश करें ताकि उनको 2-4 वोट मिल जाए। लेकिन जनता समझती है, अभी आशुतोष जी ने कहा जनता समझती है, जनता बिल्कुल समझती है कांग्रेस बिल्कुल मुद्दाहीन पार्टी है और उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। आज आप सोचिए कि कांग्रेस को छोड़ के उनके जितने वरिष्ठ नेता है, पहले वरिष्ठ नेता लड़ाई नहीं किए, कोई लड़ाई करने में उनकी दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि वो बिल्कुल जमीन पे धरातल में खत्म हो गए हैं। दूसरी बात, उसके सेकंड रंग जो लड़ने के लिए कोशिश करते थे वो अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ने के लिए उनको उत्साहित किया जा रहा है तो वो छोड़ने के लिए उत्साह उनका ज्यादा है, और आप देखिए रोज कोई ना कोई पार्टी में छोड़ के चले जाते हैं या घर बैठ जाते हैं। हाँ। इसका, और अब कांग्रेस पार्टी ने जब उनके कार्यकर्ता नहीं बचे, उनके जो लड़ने वाले जो उनके सिपा सालार जो थे वो सेना नहीं बचे, अब उनके फुट सोल्जर नहीं बचे, तो इन्होंने डीप फेक लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश की। लेकिन पूरे प्रोसेस में आदरणीय गृह मंत्री जी ने आज उनको बिल्कुल शर्मसार कर दिया और एक्सपोज कर दिया। अब मैं पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर हैं तो ये बताए, या उनके जो सहयोगी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के, जिनके साथ वो लड़ना चाहते हैं, जिनके कंधे बैठ के कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए कि डीप फेक का सहारा ले रहे हैं, इस तरह के फेक वीडियो बनाने का? और एक नहीं, अनेक वीडियो बनाया। जवाब ले लेती मेरे पास तो पूरी लिस्ट है जिसके कांग्रेस पार्टी ने फर्जी वीडियो का सहारा लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के पीए की ओर से शेयर किया जा रहा है। मुद्दों की और ये तो सच और झूठ की लड़ाई के बीच अगर झूठ का सहारा एक वर्ग लेने लगेगा तो सवाल पूछा जाएगा कि बेचैनी किस बात की है? फर्जी वीडियो का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्या जानबूझकर ये लड़ाई इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि 58% ओबीसी वोट पिछली बार 2019 में बीजेपी को मिला था, 18% रह गया था कांग्रेस पार्टी के पास। ये लड़ाई उस बात की है कि आरक्षण ओबीसी का हटाना चाहती है, और देखिए ये वाला वीडियो सच है। एक फर्जी वीडियो को सही बताकर क्यों सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद चित्रा जी, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो पत्रकार आशुतोष जी ने बताया था कि अगर इस तरह का वीडियो की बात करके उछाली जा रही है तो 2 वजह हो सकती है। ठीक है, ये गलत है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मुद्दों से हटाने की बात हो रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में, मुझे याद भी नहीं, शायद आपने कभी इस पे डिबेट की हो, कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, सिर्फ वीडियो नहीं, कांड किए हैं और कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति पैदा कराई है। मैं डेट के साथ में अमित वाल्वी की वो ट्वीट, वो वीडियो बता सकता हूं जो उन्होंने अल्टर्ड किए हैं, चाहे वो शाहीन बाग में 500 रुपए देते हुए दिखाया, चाहे शाहीन बाग में 5 फरवरी 2020 को बिरयानी खाते हुए दिखाया, उसमें पकड़े गए। लखनऊ में जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था चौक पे, तो कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो भी डीप फेक वीडियो था। एएमयू में जो वो लिख दिया कि हिंदू की कब्र खुदेगी दिसंबर 2019 में, वो भी डीप फेक वीडियो था। एक जर्नलिस्ट की वायर की, उनके ऊपर तो लगा कि प्रो इस्लामिस्ट हैं,
26 जनवरी 2020 में सीए पे उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, उसको कर दिया। इसी तरीके से नेहरू जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर तो सैकड़ों की तादाद में। तब जफर भाई ने एक बार भी नहीं बोला कि मुद्दा खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। और वो कोई और नहीं है, वो रिकॉग्नाइज ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड का है। मैं गलत मानता हूं, इस तरह की परिपाटी इस देश में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ही की है, कोई और नहीं है। और आज वही चाल उनके ऊपर भारी पड़ रही है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण खत्म करेंगे, हालांकि वो किसी की हिम्मत नहीं है, पहले मैं बता दूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 4 सालों में इनके बड़े बड़े नेता कहते रहे कि संविधान में ओबीसी का आरक्षण है, हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो है महत्वता खत्म कर सकते हैं। और शायद इसीलिए कई बार ऐसा हुआ कि किसी तरीके से अलग अलग नियम बना के आरक्षण को समाप्त किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी नौकरियों में संविदाओं की नौकरी भर्ती क्यों हो रही है? वहां कोई आरक्षण नहीं है। यूजीसी में पीएचडी और डॉक्टरेट के बिना प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की एक नई चलन शुरू की गई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मोदी सरकार लेके आई है। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियों में इतनी बुरी तरीके से जो है आरक्षण पे घोटाला हुआ, उस पर आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? आईएएस में और आईपीएस में आप जो है लेटरल एंट्री कर लेते हैं। ये कहां से आ रहा है? अगर ये बात उठ रही है आपकी सरकार के ऊपर, इस सवाल का जवाब जानने का हक है कि वो कौन सा बीजेपी का नेता है जिसने आरक्षण को कम करने या आरक्षण के दायरे को घटाने की बात कही है। मुझे लगता है कि नाम लेकर अगर सीधे उस बीजेपी के नेता को घेरा जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। कौन सा बीजेपी का नेता है, आप नाम बताइए उसका। देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर कोई एक नेता नहीं बनाता, ये बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी बनाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कोई एक नेता नहीं बनाता, ये सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। आईएएस में लेटरल एंट्री की जो नीतियां हैं, ये कोई एक व्यक्ति, ये सैयद जफर इस्लाम या कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाती है। आप क्यों नहीं सवाल करते हैं कि पिछड़ों का 4% आरक्षण आपने उत्तर प्रदेश में दिया था निकाय चुनाव में? आप क्यों नहीं करते? हाई कोर्ट ने आपकी फटकार लगाई थी 69,000 की भर्ती की, आज तक आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप क्यों नहीं बताते हैं कि एक अयोग्य व्यक्ति को आप ऊपर लाना चाहते हैं? तमाम ऐसे चित्रा जी, तमाम, एक नहीं सैकड़ों ऐसे, मैं तो 1-2 चीज बोल रहा हूं, सैकड़ों ऐसे हर विभाग में चले जाइए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी में चले जाइए, आप विषय सचिवों में चले जाइए, कहां है पिछड़ों की गिनती? और नहीं गिनती मिलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये अपनी क्षमता से ऊपर आए तो कहीं ना कहीं इनकी मनुवादी संस्कृति को खत्म कर देंगे। हाँ, मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आ जाती हूँ। आप मुझे बताइए ना, आपने कहा कि बीजेपी के नेता लगातार आरक्षण को खत्म किए जाने की या घटाने की मांग करते रहे। चूंकि मैंने रिसर्च किया है, मुझे नहीं मिला वो नाम। आप लोगों की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देश को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। आशुतोष जी। नहीं, चित्रा जी, 2 चीजें हैं। अगर सामने देख के गोली मार दे कोई, मैं और ये चिल्लाऊं कि मैं तुमको गोली मारूंगा, और एक आदमी गोली मार के चला जाए, इसमें क्या अंतर है? वो कर रहे हैं, मैं जरा जवाब दूंगा, मैं जरा जवाब कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। मैंने आपको अलग अलग उदाहरण दिए हैं, क्या रह गया? एक उदाहरण का जवाब मुझे जवाब देने का मौका दिए, मुझे जवाब देने का मौका दिए। जफर साहब, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, एक बार वो पूरा कर किसी भी चीजों के बारे में मुझे ये बता दे जफर इस्लाम साहब कि 13 पॉइंट रोस्टर लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नियत थी? क्यों नहीं चाहती थी कि वहां पे पिछड़े वर्ग का आरक्षण वहां मिले? मुझे बता दें कि कैसे आप लेटरल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसी एक गलत नीति ला सकते हैं इस देश में। देखिए, जो ये हितैषी बन रहे हैं ओबीसी समाज के, वो हितैषी तो है नहीं। अगर किसी पार्टी और किसी सरकार ने वाकई ओबीसी, पिछड़े वर्ग, गरीब तबका सबके लिए काम किया तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ है। आप देखिए, गरीबों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लाया, ओबीसी कोटा को मान्यता इसलिए हुई कि कमीशन बनाया, वरना ये तो हर हजार चेंज करने के चक्कर में रहते, इसलिए कमीशन बनाने की जरूरत थी ताकि उनको वो अपने स्टेट लेवल पे चेंज ना करे। ये किसने प्रोटेक्शन दिया? हमने दिया, इन्होंने नहीं दिया, ये तो खा जाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी बात कि हमने रिजर्वेशन के बारे में साफ कहा है, अगर किसी के कान में सुनाई दे देता है तो फिर से अपने लीडर्स की बात उनके कान में मैं गुंजवाना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो गलत कहा है आपके पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर ने।
ना तो कभी संविधान में हमने कभी कोई चेंज करने की बात कही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजर्वेशन का अगर बाबा साहब भी आ जाए तो भी नहीं चेंज हो सकता। वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा। उसके बाद कहां गुंजाइश है किसी चीज के बारे में बात करने की? लेकिन आपको तो चाहिए कि ऐसे फेक न्यूज फैलाएंगे तो शायद 2-4 वोट मिल जाएंगे। अरे भैया, एक सीट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में, जितना भी कोशिश कर लीजिए पूरे देश में धरातल पे। ठीक है, एक एक टिप्पणी उन लोगों की भी। रत्नाकर जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ, बाकी लोगों की भी बात हो जाए। रत्नाकर जी सीधे आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस पार्टी के चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो चाहे उनके नेता हो, फर्जी वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती है। 10 सालों का उनका शासन है, आप मुद्दों पर घेरिए, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर आप घेरिए। ये बताना कि नहीं इनकी सरकार आएगी तो संविधान चेंज कर देगी, किसने कहा है संविधान चेंज कर देगी? क्या बदलाव करेगी? और दूसरा सवाल है, आरक्षण खत्म किए जाने की बात किसी भी नेता की ओर से नहीं कही गई है, तो फर्जी वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश क्यों की जा रही है? इससे मिलेंगे क्या वोट? समझ में आता है कि जब लोगों के बीच जाएगी ये बात कि फर्जी वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी आरक्षण को खत्म करने जैसे मुद्दे पर। ये कितनी गलत बात है रत्नाकर जी? आपसे बहुत देर कर दी, बड़े जल्दी आपको यह संज्ञान में आया चित्रा जी, ये बड़ा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। भूमंडल पे हिसाब रखती है। मैं काफी शो आपके देखा हूँ, आज तक आपको नहीं समझ में आया था कि भाजपा क्या कर रही थी? जब अमित बालवी ने आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा का ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया, तो आपको ये संज्ञान में नहीं आया मैडम? न जफर इस्लाम को आया। ये समाज, सर आप जाकर YouTube पर, एक सेकंड सर सुनिए रत्नाकर जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, मिस्टर रत्नाकर, आप जाकर YouTube पर चित्रा त्रिपाठी के नाम से सर्च कीजिएगा कि आलू को सोना बनाने वाले मामले में क्या मैंने उसका फैक्ट चेक किया था या नहीं किया था, आपको मिल जाएगा। फिर आपको दोबारा ये सवाल लाइव डिबेट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। मुझे तत्काल याद नहीं आई है, आलू को सोना बनाने वाली बात पर मैंने फैक्ट चेक किया था और दर्शकों को दिखा चुके हैं। प्लीज पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी की ओर से, उस मुद्दे पर रहते हैं। नो पर्सनल कॉमेंट रत्नाकर जी, प्लीज। आपका शो है, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, या मुझे बुलाइए, मुझे बोल रहे दीजिए। 10,000 से ऊपर वायरल वीडियो ऐसे हैं जो ये फेक पार्टी चला रही। आपने उसका फैक्ट चेक किया, आपने इनको ज्ञान नहीं दिया जो ज्ञान आज हमको दे रहे हैं। ज्ञान दीजिए ना इनको कि ये गलत कर रहे हैं। और आप मुझसे पूछ रही थी कि बीजेपी या किसी नेता ने कब आरक्षण के बारे में कहा। आपकी याददाश्त मैं कर देता हूँ, रिसर्च में पूछ लीजिएगा। आप ही के जो पार्टनर है इंडिया टुडे ना, उसने भी छापा। 23 सितंबर 2015 को राम मंदिर में जब पूजा कर रहे थे ना मोदी जी, तो जो मोहन भागवत जी थे ना, उन्होंने बिहार में कहा रिजर्वेशन पॉलिसी का सामाजिक आकलन करना और उसके बारे में फिर से विचार करना बहुत जरूरी है। ये पार्टनर है, यही दो लोग गर्भगृह में बैठ के पूजा कर रहे थे। ये आपकी रिसर्च विंग ने दिखाया। और मैं बताऊंगा आपको, ये किसको पकड़ना है पकड़े, जैसे पकड़ना है पकड़े। मोदी जी के शब्दों में आंदोलन जीवी और हमारे जैसे लोगों के लिए क्रांतिकारी गजलगो दुष्यंत कुमार ने कहा था, वो तरीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। और दर्शकों से कह रहा हूं आपके कि अब तो इसका तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। ये जा रहे हैं पीछे। अगर अमित शाह में, जफर इस्लाम में, माननीय नरेंद्र मोदी जी में जरा भी नैतिकता होती ना, तो अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी का डीप फेक वीडियो घूम रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते दिखाई दे रहा है, उस पर भी कार्रवाई कर। अपने ऊपर आगे तो चिल्ला गए, दूसरे से जो होता रह रही, इसमें इकोसिस्टम है मैडम। समाज गड़बड़ होता है। आप जो इस पे देखेंगे वही दिखाएंगे, वही दिखेगा आपको। आज बीजेपी के ऊपर पड़ा है तो तिलमिला रही है, तो तिलमिलाने दीजिए। जिसको अरेस्ट करना है करने दीजिए। जो इन्होंने नीति लाई है, जो इन्होंने रवैया दिखाया है, वो आगे भी चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डीप फेक वीडियो को जो लोग प्रसारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो मामला नजीर बने और फेक और फर्जी वीडियो का सहारा लेकर अपनी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश किसी और से नहीं की जाए। सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी,
वो कह रहे हैं कि पहले तो शुरुआत बीजेपी ने ही की थी, तो अब वही भुगत रही है। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जब आपके पास विमर्श नहीं होता, जब हताशा होती है, जब निराशा होती है, तब इस प्रकार के कृत्य अपनाए जाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं यहां पर जो लोग भी कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं कि ये किस आधार पर ये आप आरोप लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या अभी आपने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी के स्टेटमेंट की बात कही। अरे मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरक्षण विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा? आपके पास है कोई प्रूफ? लेकिन आप एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं मान्यवर। आप जानते हैं कि आप अपनी जमीन खो चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जनता जनार्दन सब समझ रही है, तो ये के प्रकार है डीप फेक वीडियो, ये नैरेटिव वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए। 27 जून 1961 को चित्रा जी से पूछिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के सरकारों को क्या चिट्ठी लिखी थी आरक्षण के बारे में। ये तारीख पूछ रहे थे ना, मैं तारीख बता रहा हूं, 27 जून 1961 को, और तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी मनोवृत्ति क्या रही। मैं पूछता हूं कि 1957 में यह आरक्षण लागू हो गया होता, आपने काका कालेकर की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया था? बताएंगे आप। लेकिन नहीं, जब हेन केन प्रकार 90 के दशक के बाद लागू भी हो गया, तो वो भी आरक्षण के कोटे में से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग मुस्लिमों को बार बार दलितों ओबीसी के आरक्षण के कोटा में से काट कर देने की कवायद की गई। और अभी हम लोगों ने हाल में ही देखा है कि किस प्रकार से कर्नाटक का मुद्दा सामने आया है। कैबिनेट का नोट है चित्रा जी 2011 का, इनसे पूछिए 2006 में एलडीसी की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, पूछिए इनसे। मैं तो इनसे कह रहा हूं बार बार, और आप यहां नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं बनवा दिया था नेशनल कमीशन, बैकवर्ड कमीशन क्यों नहीं बनवा दिया था? डॉक्टर अंबेडकर जी के 5 तीर्थों को, 5 स्थानों को पंच तीर्थ क्यों नहीं बनवा दिया था? किसने आपको रोका था? लेकिन आज आप महिला विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी बहन भाइयों बंधुओं के विरोध की बात करते हैं। आप केवल ये प्रकार चुनाव की राजनीति सेट करने की बात करते हैं कि गद्दी आ जाए, गद्दी आ जाए। मैं पूछता हूं आपने कितने एफर्ट किए 2004 से लेकर 2012 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कितना एफर्ट किया आपने कि आप ओबीसी की लिस्ट में से एक सर्टेन परसेंटेज कोटाकार के उनका नुकसान करके आप मुस्लिमों के हित को पहुंचाओ। तो आरक्षण विरोध की बात कौन कर रहा है? और आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता रही है, संविधान प्रदत्त जो भी चीजें दी गई हैं उनका बराबर सम्मान रहा है, आदर रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने बात कहा, अमित आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही। रत्नाकर जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद में फायदा लेने के लिए आप तुष्ट करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी, लगता है आप पढ़ना लिखना भूल गए हैं। 54 साल 3 महीना और 4 दिन बाद मोहन भागवत जी ने 23 सितंबर 2015 को बोला आरक्षण के पूरा राखवन के लिए। और दूसरी चीज जो बड़ा आप चिल्ला रहे हैं ना, बहुत की मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। 27 जून 1961 को मेरे बात का जवाब दीजिए। तथ्यों पर बात होगी। 27 जून 1961 को पंडित नेहरू ने राज्य सरकारों को आरक्षण के मुद्दे पर क्या चिट्ठी लिखी? नहीं, आप बताइए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। नहीं, गलत बात को, गलत नैरेटिव को मैं सेट करने नहीं दूंगा। जब संविधान बना तब उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था ना? क्या धर्म के आधार पर प्रावधान किया गया था? नहीं, लेकिन वोट की राजनीति, उसमें धर्म जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया बताइए ना पब्लिक को। संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात क्यों करते हैं? एक सेकंड, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक एक करके विशाल मिश्रा जी प्लीज, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। एक एक करके रत्नाकर जी, आप बार बार 2015 के जिस बयान की बात कर रहे हैं उस पर आरएसएस प्रमुख ने बयान भी दिया है। ठीक है रत्नाकर जी, आपको ज्यादा बड़बोलापन ठीक नहीं होता है डिबेट में, मुझे लगता है। अपनी मर्यादा। एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। रत्नाकर जी की आवाज डाउन किया जाए, रत्नाकर जी की भी आवाज डाउन की जाए, उधर विशाल मिश्रा जी की। एक सेकंड सर सुनिए,
एक सेकेंड सर सुनिए, मैं यहाँ पर डिबेट कंडक्ट कराने बैठी हूँ, ना पक्ष ना विपक्ष, किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठी हूँ। और व्यक्तिगत टिप्पणी करके अगर आप लोगों को ये लगता है कि अनावश्यक दबाव आप बनाएंगे मेरे ऊपर, तो आप लोग गलत सोचते हैं। रत्नाकर जी, मुझे लगता है आप मुद्दे पर रहकर बात करेंगे बजाय इसके कि पिछले 15 मिनट में आप मेरे ऊपर ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है सर, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर आप एंकर पर टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं तो सॉरी, आप जा सकते हैं, क्योंकि एंकर पर डिबेट नहीं है और मैं कोई मुद्दा नहीं हूं। जनता के मुद्दे पर यहां पर डिबेट करने के लिए आए हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, जब आपकी बारी आए प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए। रत्नाकर जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरएसएस प्रमुख के बयान की आप बात कर रहे हैं 2015 की, उस पर उन्होंने सफाई दी, 3 दिन पहले भी उन्होंने बोला। उसके बाद 2019 के इलेक्शन भी हुए। अगर 2015 का बयान इतना ज्यादा वो रहता, या आप लोग जैसा कि नैरेटिव बनाते हैं 2019 में, तो फिर हार का सामना करना पड़ता था बीजेपी को, लेकिन उसने तो 2014 के मुकाबले ज्यादा ही सीटें लेकर आई। 2015 के बाद 19 में चुनाव हुए ना रत्नाकर जी? रत्नाकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जफर इस्लाम साहब, मुझे लग रहा है बीजेपी से बहुत सारे सवाल पैनलिस्ट ने पूछे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। जफर साहब, देखिए कोई सवाल नहीं है, ये सब सिर्फ जो बोलते हैं कि लच्छन जो है लालचन लगाने की बात है और कुछ नहीं है। वो भी हकीकत जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर पार्टी है और जितनी विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो सब बहुत कमजोर हो गई है। जमीन जब उनकी एकदम खत्म हो जाती है, जमीन खिसक जाती है, तो इस तरह का सहारा लेती है पार्टी, वही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में लोग जो ही बोले, आप मोहन भागवत जी के बारे में कह रहे थे, आपने भी देखा है और दुनिया को ही मालूम है, सभी जानते हैं। उन्होंने फिर से एक बार उनके बारे में फेक वीडियो चलाने की कोशिश की, उन्होंने सफाई दे दी कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं, ये हार रहे हैं, हार के डर से ये सारी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय मोहन भागवत जी, सब ने जिनका नाम लिया, सब ने कह दिया आके टेलीविजन के सामने, कोई चेंज नहीं रिजर्वेशन में। हाँ, जो चेंज था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं वैलिड है, उसको खत्म करने की बात की। जो कर्नाटका में इन्होंने किया, जो तेलंगाना में प्रपोज करने का, जो गलत तरीके से किया, उसको बारे में चेंज करने की बात की। हकीकत तो यह है कि आज कांग्रेस पार्टी इस हाशिए पे खड़ी है कि खुद तो जाएगी, लेकिन ये कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी सोच रही है कि 1-2 सीट आ जाए, अगर उनके साथ है तो पता चला उनको कि पिछले बार तो 1-2 सीट पा गए थे, इस बार शून्य नील बटा सन्नाटा आपका हो जाएगा। इसलिए कि कांग्रेस के अलायंस के साथ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 2022 में 2019 दोनों में आपने देख लिया। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए, ठीक है आशुतोष वर्मा जी, जब मैं इस प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक लिस्ट निकाली अपनी रिसर्च टीम के जरिए, जिसमें यह पता चलता है, देखिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती है और भी तमाम मुद्दे हैं। 14 और 19 में बीजेपी मजबूत हो गई और लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष का वाजिब हक है, वो उसको घेरती भी है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए जिस हाथरस में मैं बैठी हुई हूं, इस हाथरस में 2020 में उस महिला के साथ, बच्ची के साथ जो मामला सामने आया था, हमने कवर किया, उसको दिखाया भी। लेकिन जब जनता के अदालत के बीच चाहे बीजेपी जाती है, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां, तो लोग विपक्ष को खारिज क्यों कर देते हैं? विधानसभा का चुनाव होता है, 5 में से 4 सीटें जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर आरएलडी काबिज होती है हाथरस में। जब लोकसभा का चुनाव होता है, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है। ऐसी मेरे पास कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 1989 या 1991 से लगातार बीजेपी, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे भरूच हो, सूरत हो, विदिशा हो, भोपाल हो, खजुराहो हो, दमोह हो, धारवाड़ हो, उत्तरी कर्नाटका हो, बेंगलुरु साउथ हो, बीजापुर हो, नॉर्थ गोवा हो। यहाँ पर मैं हाथरस में बैठी हुई हूँ, बगल की सीट सुरक्षित सीट हाथरस है और ये तो सुरक्षित सीट है ना। यहाँ पर जाटव और दलित वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, 3 लाख जाटव वोटर हैं यहाँ पर हाथरस में, 2.5 लाख है आगरा में। उसके बावजूद ऐसी कौन सी वजह है कि आप लोगों का नैरेटिव वहां पर काम नहीं आता है? ये सवाल तो पलट कर पूछा जाएगा ना आप लोगों से। कई सालों से लगातार ये सीटें कैसे जीतती जा रही है बीजेपी, वो भी तब जब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं उतरता है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, देखिए चित्रा जी, 2 चीजें हैं। पहले तो ये लोकतंत्र में ये हार और जीत ये मानक नहीं होती है कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। इससे तो ये होगा कि पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी गलत थी और 75 सालों तक यूपी और कांग्रेस गठबंधन सही था। ऐसा थोड़ी ना होता है। लोकतंत्र में जो है वो सरकार बनाई जाती है, वो जितने ज्यादा नंबर्स लेके आता है,
जिसकी जितनी संख्या भारी होती है वो अपने हिसाब से सरकार बनाता है और फिर उसके हिसाब से चलाता है। तो ये कहां से सही हो गया कि हाथरस में किसी दलित बच्ची की अगर हत्या हुई, रेप हुई और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो इसका मतलब वो सही थी सरकार? ये तर्क तो अजब में वितर्क है। आज जो लड़ाई इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या किया पिछड़े वर्ग के साथ में, और क्या वाकई आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बार बार सवाल जब मैं पूछ रहा हूं पिछले कई बार से, तो जफर इस्लाम साहब या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके सदस्य वो अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे हैं कि हमने ये किया। आपने क्या किया स्थिति बताइए। अभी कुछ ही दिन पहले जब एडिशनल सेक्रेटरीज की जो पूरी भर्ती निकाली गई और पूछा गया कि भाई इसमें ओबीसी, एससी, एसटी कितने हैं, तो 91 एडिशनल सेक्रेटरीज में ओबीसी, एससी, एसटी 10 है और ओबीसी 4 है आपके पास में। ये पीएमओ के हालात हैं, 4। और आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेते हैं। जब आरक्षण देने की मामला आता है तो पेपर लीक हो जाता है, 4% कहीं रह जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरीज की स्थिति उससे भी खराब है, शायद 1 या 2 है उसमें। आप लोग कभी पलट के इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम चुनाव जीत गए इसलिए हम सही हैं। ये तर्क चित्रा जी कहीं सही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 70 सालों से गलत चल रही है। हमें नीतियों पे बात करनी है, हमें मुद्दों पे बात करनी है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार बताए कि पिछले 10 वर्षों से पिछड़े वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में या सेंट्रल सेक्रेटरीज में, कैबिनेट सेक्रेटरीज में या स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरीज में क्यों नहीं आ पाया? क्या वजह लगी कि आपको वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इतने आपको अक्लमंद या इतने अच्छे लोग नहीं इसका जवाब देंगे। एक बार मैं आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लेकिन जल्दी से यहाँ पे एक लाइन बोलते हुए देखिए, लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है उसके आधार पर यह माना जाता है कि इनके मुद्दे का असर बड़ी आबादी पर रहा, इस वजह से उनकी बातों को सही और जायज माना जाता है। लेकिन आपका अपना पक्ष है आशुतोष जी। लेकिन आपके पास आते हुए 7 तारीख को अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। क्या पहले चरण से लेकर तीसरे चरण आते आते एक बड़ा बदलाव मुद्दों के लिहाज से भी आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में? आशुतोष जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं अभी। चित्रा जी, आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण को खत्म करने की बात की। मैंने भी गूगल किया और मुझे एक नाम याद पता चला कि सीपी ठाकुर 27 अप्रैल 2014 उन्होंने कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, जिस पर रामविलास पासवान ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस और आरजेडी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट तौर पर कहा कि सीपी ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 और उदाहरण दे देता हूं। 1981, क्योंकि विशाल मिश्रा जी आरएसएस से आते हैं इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता होगा। 1981 में भारतीय जनता आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है और उस बैठक में स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि आरक्षण के मसले पर एक कमेटी बननी चाहिए और उसको पूरी तरीके से रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अब एक तरीके से अपनी उम्र जी चुका है। 1985 को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती है आरएसएस की और उसमें भी इसी प्रस्ताव को दोहराया जाता है। 2015 में मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आरएसएस को रिव्यू करने की जरूरत है। जब उसका बैकलैश हुआ बिहार के चुनाव में तो उसके बाद से आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने आरक्षण का विरोध करना एक तरीके से बंद कर दिया। तो मैंने जो सवाल किया था कि सीपी ठाकुर उन लोगों में से हैं जिन्होंने विरोध किया था। एक नाम और याद आ रहा है, लेकिन जब तक मैं उसे कंफर्म नहीं करूंगा तब तक मैं उस बारे में बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन सीपी ठाकुर को लेके देखिए, ये पूरी गूगल की रिपोर्ट है और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि इन्होंने ये बयान दिया था जिसपे रामविलास पासवान ने। अब आपने जो सवाल किया है, देखिए चुनाव जैसे आगे बढ़ता जाता है, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुद्दे भी अपने हिसाब से बदलते जाते हैं। तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज आरक्षण को लेकर बहस हो रही है, संविधान को बदलाव की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं माना। अच्छी तरीके से आपको याद होगा जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को तैयार बन के हो गया तो उसके फौरन बाद ये कहा गया कि भारत का जो ये संविधान है इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, कुछ भी भारतीय नहीं है। और मैं बार बार ये दिखाता हूं कि एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जिसमें भारत के संविधान के बारे में ये कहा गया है कि दरअसल ये भारत का संविधान है, ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो आप बता चुके हैं कई बार। हाँ, मैं तो इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ विशाल मिश्रा जी की, वक्त कमी है। विशाल मिश्रा जी जल्दी से 3 लाइन में जल्दी से। मुझे जवाब दे रहे थे, मुझे जवाब देते रहे विशाल जी। 3 लाइन में चित्रा जी, ये जो
यहाँ पर आशुतोष जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मानवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताइए, क्या संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात की गई है? उसकी तो आप बात ही नहीं करते हैं। और जो कि कांग्रेस की सरकार द्वारा करने का बार बार प्रयास हुआ है, जिसका प्रमाण भी है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। तो संविधान से खेलने की बात कौन कर रहा है? जो संविधान में प्रदत्त नहीं है, धर्म आधारित जो है रिजर्वेशन, उसको देने की बात की जा रही है। वो लोग संविधान के रक्षक हैं। जो लोग इमरजेंसी लगा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं, वो लोग संविधान के रक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आएगी, उसके बाद आक्रामकता राजनेताओं की ओर ज्यादा बढ़ती भी चली जाएगी। किसके मुद्दे में ज्यादा दम दिखेगा, इसका फैसला आपको करना है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन कुल मिलाकर आरक्षण पर एक तरह की अलग लड़ाई देखने को मिल रही है, और अलग लड़ाई फर्जी वीडियो के वायरल होने को लेकर भी। ऐसे में आप भी रहे सतर्क कि कहीं फर्जी वीडियो आपके भी मोबाइल का हिस्सा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन काफी ज्यादा सजग हो गया है। इसी के साथ दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। काका हाथरसी के नगर में जिन्होंने राजनेताओं को लेकर अलग अलग तरीके के तंज कसे थे, उसी हाथरस से आप दंगल देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।